नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जिसमें मैंने प्यार के विभिन्न रंगों को दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, कृपया अपना सपोर्ट बढ़ाएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी ना करें। चलिए अब शुरू करें। जयपुर के सिटी हॉस्पिटल के नज़ारे पिछले 4 दिन से बदले बदले से थे। असंख्य लोगों की भीड़ रोज सुबह शाम यहाँ एकत्रित हो जाती थी, जिसे संभालने के लिए सिटी पुलिस के कुछ जवान भी यहाँ थे और देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले, अखबार वाले भी यहीं डेरा लगाए बैठे हैं। और हो भी क्यों ना, पिछले 4 दिन से देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और गरीबों के दानदाता राम कुमार सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी तक बेहोशी की हालत में हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राम कुमार अपनी सुपरफास्ट कार से अपने पैतृक गांव, जो कि जयपुर के पास में ही है, किसी कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली से जयपुर आ रहे थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे। सुपरफास्ट कार चलाने के शौकीन जो ठहरे, जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जब थे तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर राम कुमार की गाड़ी एक ट्रोले में पीछे से घुस गई और हादसा इतना भयानक था कि राम कुमार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही साथ दोनों किडनियां भी शरीर से बाहर निकल गई हैं। सिटी हॉस्पिटल में देश दुनिया के सुपर सर्जन को बुलाया गया है और राम कुमार की अच्छी किस्मत के चलते जो ही डॉक्टर ने टीवी पर किडनी के लिए डोनर को आगे आने का आह्वान किया तो एक डोनर मिल ही गया और राम कुमार का ऑपरेशन भी सफल रहा। किंतु उन्हें अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि राम कुमार अपने पैतृक गांव में भी काफी दान करते हैं, तो वहां भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। राम कुमार अपनी पत्नी विजया और बच्चों वैभव और शालिनी के साथ दिल्ली ही रहते हैं। राम कुमार के लिए हर कोई परेशान हो रहा है और सबके मुंह से एक ही वाणी सुनने को मिल रही है कि ऐसे दानदाता और समाजसेवी इंसान को भगवान इस महज 40 साल की छोटी उम्र में ही क्यों अपने पास बुलाने को आतुर है। पता नहीं कितनों के सिर से भगवान का साया उनके रूप में छिन जाएगा यदि कोई अनहोनी हुई तो। सभी अपने अपने भगवान से राम कुमार की बेहतरी के लिए प्रार्थना करने में लगे हैं। दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। राम कुमार की पत्नी विजया उनके पास बैठी थी। तभी राम कुमार ने आंखें खोली और हौले हौले होंठ हिलाकर कुछ बोलने की कोशिश करी तो विजया दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई। लगभग 5 मिनट बाद विजया और डॉक्टर कमरे में घुसे तो विजया ने देखा कि राम कुमार के पिताजी रमन कुमार राम कुमार के बेड के पास खड़े हैं। विजया ने तुरंत साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रमन कुमार की आंखों में देखा, जो कि आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए विजया चुपचाप राम कुमार के पास रखी कुर्सी पिताजी को देती है और उन्हें बैठने को कहती है। इधर डॉक्टर ने राम कुमार का पूरा निरीक्षण किया और उन्हें कुछ पुरानी बातें पूछी। सब कुछ जांच लेने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी राम कुमार खतरे से बाहर हैं, कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। और फिर डॉक्टर ने नर्स को कुछ दवाइयां और इंजेक्शन बताए और कमरे से बाहर जाने लगे। तब रमन कुमार भी अपनी कुर्सी से उठे और डॉक्टर के साथ ही बाहर चले गए। रमन कुमार के बाहर जाते ही विजया झट से राम के पास पहुंची, उनका माथा चूमा, आंखों को चूमा, फिर हाथ पकड़ उसे चूमते हुए रूंधे गले से बोली, राम आप ठीक हैं। और फिर उसके सब्र का बांध टूट गया और आंसुओं का रेला उसकी आंखों से निकलकर गालों पर नदी बनकर बहने लगा। तब राम कुमार हौले से बोले, विजया रुको तो, मैं ठीक हूँ। और अपने हाथों से विजया के आंसू पोंछने की कोशिश करी। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद राम कुमार बोले कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं वह दोनों। तब विजया बोली कि बच्चे बाहर हैं, अभी बुलाती हूँ। और विजया उठकर चलने लगी। तभी राम कुमार ने विजया का हाथ पकड़कर उसे रोका और बोले, पिताजी को कैसे पता चला। तो विजया बोली कि वो किसी छोटे आदमी के पिता नहीं हैं। जब सारे देश को पता है तो क्या उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था। तो राम कुमार बोले कि तुमने उन्हें क्यों आने दिया, यहाँ रोका क्यों नहीं।
तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने उन्हें आने दिया क्यों? तब विजया बोली कि वह आपके पिता हैं और उन्हें पूरा हक है कि वे अपनी संतान को देखें। मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली? तब रामकुमार ने विजया का हाथ गुस्से से झल्ला कर छोड़ते हुए कहा, अब उन्हें कह देना कि यहाँ से चले जाएं। मेरे पास इतना धन दौलत है कि कोई भी बड़े से बड़ा एक्सीडेंट या बीमारी मुझे नहीं मार सकते। देखा ना तुमने कैसे मेरे रुपयों से मैंने झट से दूसरा जीवन खरीद लिया। कह देना उन्हें मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कभी होगी। तब विजया बोली कि राम चुप हो जाइए, अब आपको बहुत सी बातें हैं जो अभी पता नहीं है। पिछले 4 दिन में यहाँ बहुत कुछ घट चुका है। अभी आप फालतू का सोचना बंद करिए और आराम करिए। यह सब बातें हम बाद में आराम से बैठ कर करेंगे। अपना मूड ठीक करिए, मैं अभी बच्चों को अंदर लेकर आती हूँ। और विजया कमरे से बाहर आई, जहाँ रमन कुमार गेट पर खड़े खड़े सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। विजया ने जब पिताजी को वहां खड़ा देखा तो उनके पैर छूकर बोली, पिताजी माफ करना, इन्हें तो आप जानते हैं गुस्से में कह रहे हैं। तब रमन कुमार बोले कि बहू कह देना उसे कि परेशान ना होए। मैं चला गया हूँ, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता और इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। बस इतना सा झूठ उससे बोल देना। और फिर रमन कुमार वहां से चले जाते हैं। तब विजया दोनों बच्चों को लेकर राम कुमार के कमरे में जाती है। अपने पिता को खतरे से बाहर देखकर दोनों बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। कुछ देर राम कुमार व बच्चे बातें करते हैं। फिर विजया ने कहा कि अब पिताजी को आराम करने दो, तुम दोनों बाहर बैठो, मैं भी आती हूँ। बच्चों के बाहर जाने के बाद विजय ने राम कुमार से कहा कि पिताजी चले गए हैं, अब तो खुश होना आप। तब राम कुमार बोले, अच्छी बात है, माँ नहीं आई थी क्या? तो विजया कुछ देर शांत रहकर होले से बोली, नहीं, पिताजी ने शायद उन्हें बताया नहीं होगा। तब राम कुमार बोले, और मुझे किडनी देने वाले डोनर की तबीयत कैसी है? उसे रुपये तो पूरे दे दिए हैं क्या? और अस्पताल से जाने से पहले मुझे उनसे जरूर मिलाना एक बार, मैं खुद उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तब विजया बोली, जी जरूर। फिर कुछ देर दोनों शांत रहे। अचानक विजया बोली, राम आपको सबकी बड़ी फिक्र रहती है, कोई अनजान भी यदि किसी परेशानी में हो तो आप उसकी मदद करने को आतुर रहते हैं। फिर अपने ही माता पिता से इतने नाराज क्यों हैं आप? ऐसी भी क्या गलती कर चुके हैं वह जो आप आज तक उसे भुला नहीं पाए? तो राम कुमार बोले कि मैं ना ही आज भूला हूँ और ना ही कभी भूल पाऊंगा और किसी प्रकार की सहानुभूति भी नहीं है मुझे उनसे। मैं उनकी इकलौती संतान था। जब मैं छोटा था तो मेरे हम उम्र बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालयों में जाते थे, जबकि पढ़ाई में मैं सबसे तेज था। जब मैंने पिताजी से अच्छे विद्यालय में जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे गरीबी का हवाला देकर मना कर दिया। फिर मैंने स्कॉलरशिप की सहायता से मेरी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया मेरे लिए। और फिर आया वह दिन जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं फैक्ट्री लगाना चाहता था क्योंकि वह मेरी पहली फैक्ट्री थी, तो रुपयों की मुझे जरूरत थी। मैंने पिताजी से कहा कि अपना खेत बेचकर हम फैक्ट्री लगा लेते हैं, जब रुपए आएंगे तो खेत वापस खरीद लेंगे। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने मुझे मना कर दिया और उस दिन माँ ने भी पिताजी का ही साथ दिया था। मैंने उस दिन घर छोड़ा था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम ही बताओ आज क्या नहीं है मेरे पास? चुटकी बजाते ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। उस दिन पिताजी ने उस खेत को अपनी माँ बताकर बेचने से मना किया था और आज मैं उस जैसे कितने ही खेत यूं खड़े खड़े चुटकियों में खरीद सकता हूँ। उस दिन यदि मैं रुक गया होता और आज यदि मेरे पास ये धन दौलत ना होते तो क्या मैं बच पाता उस खेत और इन माता पिता के भरोसे? राम कुमार की बातें सुनकर विजया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी एक उंगली राम कुमार के होठों पर रखी और बोली कि बस अब चुप हो जाइए आप, इससे ज्यादा और मैं ना ही सुन पाऊंगी ना ही कुछ कह पाऊंगी। बस इतना कहूंगी कि आपका नाम ही राम है, सोच नहीं है राम जैसी। अरे यदि आज आपके पास धन दौलत ना होती तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसी सुख सुविधा दे पाते? किंतु चाहे जैसे भी हालात हो, एक माता पिता अपनी संतान को जितना हो सकता है
उतना बेहतर ही देने की कोशिश करता है और वो ही कोशिश आप भी करते। अब आपके माता पिता को खेती किसानी ही आती थी तो वह उसमें जी जान से मेहनत करके आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करते थे। रही बात खेत बेचने की, तो जरा आप सोचिए, यदि आपके पास कमाई का जरिया केवल एक ही फैक्ट्री हो और आपका बेटा कल को उसे बेचकर अपना भविष्य बनाने की बात आपसे करे, तो क्या आप उसे बेचने दोगे? मेरे ख्याल में नहीं। तो क्या आप बुरे पिता हो जाएंगे? आपको भी यह डर जरूर लगेगा कि यदि बेटा सफल ना हुआ तो जो कुछ है पास में, जिससे कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी और छोटी मोटी बीमारियों का खर्चा हम उठा सकते हैं, वह भी हाथ से निकल जाएगा। कहते कहते विजया कुछ पल के लिए शांत हो गई। कुछ देर बाद बोली, ना जाने कैसा वक्त आ गया है। माता पिता का किया हुआ हर काम, हर फैसला संतान को कम और बुरा ही लगता है। हमने हमारे माता पिता को कभी ना कभी जरूर यह एहसास करवाया था कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और हमारी संतानें भी कभी ना कभी यह एहसास हमें जरूर करवाएंगी कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि इससे बड़ा कोई सच नहीं है कि हर माता पिता अपनी संतान के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर ही करना चाहता है। विजया बोल ही रही थी कि तभी बेटी शालिनी हड़बड़ाते हुए कमरे में आई और विजया से लिपटकर रोते हुए बोली, माँ माँ, वो दादी। और फिर शालिनी रोने लगी। विजया ने उठकर पूछा, क्या हुआ दादी को? तो शिवानी बोली, पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का कहकर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले लिया है। माँ, दादी बच जाएंगे ना? उन्हें यह अचानक से क्या हुआ है? तब विजया बोली, तो रुक, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, तुम पिताजी के पास बैठ। और विजया कमरे से बाहर चली गई। तब राम कुमार बोले, माँ यहाँ है, उन्हें क्या हुआ है? कोई कुछ बताएगा मुझे? तब शालिनी ने राम कुमार का हाथ पकड़कर कहा, वह पापा, आपका एक्सीडेंट जब हुआ था तो आपको जब तक अस्पताल लाया गया तब तक आपका बहुत खून बह चुका था और किडनियां भी खराब हो चुकी थी। आपका ब्लड ग्रुप और आपकी किडनी के समान किडनी वाला डोनर उतने कम समय में मिल पाना बहुत कठिन था, क्योंकि दादाजी दादी जी उस वक्त हॉस्पिटल आ गए थे। तब उन दोनों ने अपनी किडनी देने की बात डॉक्टर को बताई। उनका चेकअप किया गया और दादी जी को डॉक्टर ने उचित डोनर बताया, किंतु उन्हें डायबिटीज की दिक्कत थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया। किंतु फिर भी वो नहीं माने और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था आपकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तो फिर डॉक्टर ने उनकी बात मान ली और उनकी एक किडनी आपको लगा दी गई। अब आप तो ठीक हो गए हैं, किंतु डायबिटीज की वजह से दादी की हालत नाजुक बनी हुई है। उनके 2 ऑपरेशन तो पिछले 2 दिन में हो चुके हैं, आज तीसरा ऑपरेशन है। मैंने डॉक्टर्स को बातें करते हुए सुना था, वह कह रहे थे कि दादी का बच पाना नाक के बराबर संभव है। शालिनी की बात सुन राम कुमार के पैरों तले जमीन ना रही। उनकी आंखों से आंसू अनवरत बहने लगे। आज उन्हें उनका सारा जीवन ही बेमतलब सा लगने लगा। जिस धन दौलत के गुरूर में वह आज तक अपने माता पिता को मिट्टी के कतरे जितना महत्व नहीं देते थे, आज वह गुरूर एक पल में बेईमानी सा लगने लगा था। ताउम्र जिन्हें वह कोसते रहते थे, उन्होंने आज फिर अपनी जान दांव पर लगाकर राम कुमार को दूसरा जीवन जीने का मौका दे दिया था। आज राम कुमार को अपनी सोच, अपनी तीव्र बुद्धि, सब कुछ बहुत छोटे लगने लगे थे। शायद आज उन्हें माता पिता का महत्व और इस रिश्ते में छुपा हुआ त्याग समझ आ चुका था, किंतु क्या यह समझ आते आते बहुत देर नहीं हो चुकी थी? शायद नहीं। उनको भगवान ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चुना था और लगभग 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि राम कुमार की माँ सुलेखा देवी अब खतरे से बाहर हैं। कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद राम कुमार अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ सकुशल घर पहुंचे और घी के दीपक जलाकर अपनी दिवाली मनाई। क्या हम सब ऐसे ही नहीं हैं? क्या भगवान सबको यह मौका देते हैं? क्या होता अगर वह माँ अपने बेटे के साथ प्यार भरा एक छोटा सा लम्हा जीने की तमन्ना, ख्वाहिश अपने सीने में दबाकर उसके लिए तड़पते हुए ही इस संसार को छोड़कर चली जाती? क्या यदि ऐसा होने पर राम कुमार अपने इस जीवन दान को मृत्यु से बढ़कर नहीं समझते और हर बीतते लम्हे में
अपने लिए भगवान से मौत नहीं मांगते? दोस्तों, कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।